गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों महेश, तो दोस्तों आज का एडिटोरियल बहुत खास होने जा रहा है। और जो आज का एडिटोरियल है वो दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ के संपादकीय का भाग है, जिसे आप इंग्लिश में एडिटोरियल के नाम से भी जानते हैं। तो तमाम उन लोगों के लिए जो लोग स्पेशली किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं, या फिर जिन लोगों की रुचि है डिबेट आर्गूमेंट जैसे टॉपिक पर अपने अपने विश्लेषण देने की, तो उनके लिए दोस्तों ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है बहुत ही आवश्यक है। और जिस तरह से आप लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन हमारे प्लेटफॉर्म पे साझा किए हैं, और जो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते हैं, मैं उसे बहुत ही क्या बोलते हैं इत्मीनान से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों गुटबाजी और बिखराव से ग्रस्त कांग्रेस, और इसे लिखा संजय गुप्त जी ने। तो यदि आप इस पर विचार विमर्श आत्ममंथन विश्लेषण जिन चीज़ों की भी आवश्यकता है, बट इट शुड बी स्क्रूटनी, ठीक है, यदि आप करते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जो हालात पिछले 7-8 साल से स्पेशली कांग्रेस जैसी पार्टी का जो हंस रहा है, जो एक तरह से हाशिए पर चली गई है, क्या कारण है, और उसी के बारे में आज हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि जानते हैं ये सेंट्रलाइज नहीं रह चुकी है, ये डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। राज्यों में किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं कांग्रेस को देता है, सेंट्रल में भी इसको किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं देता, जिस वजह से दोस्तों अपने अपने अनुसार लोग अपने अपने विचारों को कांग्रेस पर थोप रहे हैं, जिस वजह से तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चर्चाएं आप देखे होंगे। पहले कर्नाटक में किस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने के बाद वहाँ पे बीजेपी बनाई गई अलायंस के साथ, उसके बाद एमपी में भी यही काम किया गया, उसके बाद राजस्थान में भी एक साजिश रची गई जिसके माध्यम से कुछ लोगों की जो कह सकते हैं मंशा थी कि पूरी तरह से इसे अस्थिर करके वहाँ पर बीजेपी सरकार ला दिया जाए, पर दोस्तों किस तरह बची गई उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार का मुश्किल में फंसना हैरान नहीं करता, क्योंकि उसकी स्थिरता को लेकर अंदेशा उसके गठन के समय उभर आया था। आपको पता होगा जब राजस्थान में कांग्रेस कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, जब एक नाम का प्रस्ताव लाया गया कि हु विल बी नेक्स्ट सीएम इन राजस्थान, तो कुछ लोग सचिन पायलट के समर्थन में उतरे, कुछ लोग अशोक गहलोत के समर्थन में उतरे, पर दोस्तों जो आखिरी मुहर लगी वो किसके ऊपर लगी? अशोक गहलोत के ऊपर। उसके बाद तमाम तरह की खींचातानी स्टार्ट हो गई, कुछ लोगों ने अपनी नाराज़गी जताई, ठीक है। उसके बाद डिप्टी सीएम उन्हें नियुक्त किया गया सचिन पायलट को। तो ये स्टार्टिंग जो है ना, राजस्थान सरकार में जो एक गुटबाजी हो रही थी, जो एक विरोध चल रहा था, आंतरिक विरोध, वो इनिशियल से ही स्टार्ट था जब लोग अशोक गहलोत जी को बनाए थे। इसका कारण था कांग्रेस का अपने बलबूते बहुमत न हासिल कर पाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के रिश्ते कभी सामान्य नहीं दिखे। अब तो खुद गहलोत कह रहे हैं कि करीब 1.5 साल से उनकी सचिन पायलट से कोई बात नहीं हुई। क्या इससे विचित्र और कुछ हो सकता है? सोचिए, मतलब डिप्टी सीएम और एक सीएम के बीच किसी प्रकार की पिछले 1.5 साल से बातचीत नहीं हुई है, और इन बातों की जानकारी अब जाके लोगों को पता चलता है जब अशोक गहलोत के द्वारा इस चीज़ को सार्वजनिक किया जाता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या अशोक गहलोत कांग्रेस के जो इस समय अध्यक्ष हैं माननीय सोनिया गांधी जी, क्या उनसे ये बात नहीं कह सकते थे? तो दोस्तों एक जो अंतर्विरोध कई साल से चल रहा था, उसी का खामियाजा अभी कुछ दिन पहले देखने को मिला है राजस्थान राज्य के अंदर, जहाँ पर एक तरह से ये मान लिया गया था कि हो सकता है कि कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ से हट जाए, उसके बाद बीजेपी आ जाए। क्या इससे विचित्र और कुछ हो सकता है कि मुख्यमंत्री बीच कोई बात नहीं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यदि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति तक पहुँच सकी है, तो इसके पीछे सचिन पायलट का बड़ा हाथ है। जब यह माना जा रहा था कि वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तब राहुल गांधी ने गहलोत को वरीयता दी, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य के मुकाबले कमलनाथ को दी थी। यह तब हुआ जब सचिन और सिंधिया राहुल की युवा टोली के विशेष सदस्य थे। चूंकि अशोक गहलोत को सचिन पायलट का उप मुख्यमंत्री बनना रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने उनके पर कतराने शुरू कर दिए। सचिन अनमने ढंग से ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। कोविड-19 महामारी के चलते जब यह चर्चा शांत पड़ गई थी कि सचिन सिंधिया की राह पर जा सकते हैं, तब विधायकों की खरीद फरोख्त के एक मामले में राजस्थान
पुलिस ने पूछताछ के लिए सचिन को ही नोटिस थमा दी। इससे आहत होकर उन्होंने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के एक होटल में डेरा डाल दिया। इससे राजस्थान में हड़कंप मचा और गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक बुलाई। इसमें सचिन पायलट को भी बुलाया गया, लेकिन न तो बैठक में गए और न ही उनके समर्थक विधायक उसमें शामिल हुए। तो ये देख सकते हैं कि आज हमारे देश में जिस तरह से लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस हो रहा है, उसका अतिक्रमण हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ हैं, जो प्रिवेंशन है, प्रिविलेज हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनका किस प्रकार से लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से लोग उसका वायलेशंस कर रहे हैं, उस पर आघात कर रहे हैं। पर इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा ना भैया, क्योंकि ये लोग संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा यदि कोई संविधान को फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशंस कर रहा है तो वही लोग करें जो बड़े बड़े नेतागण लोग हैं, जो संसद में कानून बनाते हैं, पास करते हैं। आज वही किस प्रकार से कानून और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। ये सोचिए वैश्विक स्तर पर जब अन्य देशों के पास ये सारे इन्फॉर्मेशन जाएंगे कि भारत जैसे देश में किस प्रकार से गुटबाजी हो रही है, राज्यों की सरकार को अस्थिर कर दिया जाता है। भैया लोकतंत्र है, अन्ना की कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की समझे होगा। कांग्रेस नेतृत्व अशोक गहलोत सरकार बचाने के लिए सक्रिय तो हुआ, लेकिन उसने सचिन पर दबाव बनाने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला भी किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सचिन समर्थक विधायकों को जिस तरह नोटिस भेजी, उससे साफ है कि कांग्रेस उनकी सदस्यता खत्म करने की कोशिश में है ताकि सचिन को राजनीतिक रूप से कमज़ोर किया जा सके। यह मामला अब उच्च न्यायालय पहुंच गया है। देखना है कि वहां क्या होता है। कांग्रेस नेतृत्व भले ही सचिन पायलट को अपना नेता बता रहा हो, लेकिन वह उनकी विश्वसनीयता पर हमला भी कर रहा है। लगता है कि राजस्थान कांग्रेस ही नहीं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी खेमों में बट गया है। जब राजस्थान सरकार संकट में है तब एक मिनट, एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ, कहाँ गया। विधायक की कथित बातचीत का टेप जारी किया गया। सोचिए, शेखावत ने इस टेप को, कहाँ गया, शेखावत ने इस टेप को फर्जी बताया है। पता नहीं सच क्या, लेकिन गहलोत सरकार भी सुरक्षित नहीं है। आपको पता है राजस्थान में क्या हो रहा है, फ़ोन टैपिंग हो रहा है। फ़ोन टैपिंग का मतलब ये होता है कि दोस्तों कुछ लोगों की, जैसे जहाँ पर कांग्रेस की एक गुटबाजी चल रही थी राजस्थान के अंदर, तो अशोक गहलोत के कह सकते हैं आदेशानुसार सचिन पायलट के समर्थकों और सचिन पायलट से संबंधित लोगों का फ़ोन टैपिंग किया गया, जिसके माध्यम से पहले ही जो इनका मंसूबा था, जो उद्देश्य था, ठीक है, वो पहले ही अशोक गहलोत को पता हो गया था, जिस वजह से दोस्तों उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया। तो इस पे तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इस चीज़ की आज़ादी कुछ ऐसे पदों पर बैठे विराजमान लोगों को दी जा सकती है? क्या इस देश में संविधान बचा हुआ है? क्या इस देश में कानून है? इसकी जांच भी हो रही है। सचिन पायलट की कांग्रेस से बढ़ती दूरी से यही लगता है कि कांग्रेस के पुराने नेता युवा नेताओं को आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं। इन नेताओं को राहुल से ये उम्मीद थी कि जब वो अध्यक्ष बनेंगे तो उन्हें मौका मिलेगा और ज़मीनी राजनीति से कट चुके पुराने नेताओं को किनारे किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युवा नेताओं का कांग्रेस से जिस तरह मोहभंग हो रहा, वह पार्टी के भविष्य के लिए शुभ नहीं है। इससे कांग्रेस और कमजोरी होगी। आपको पता है कि युवाओं का होना किसी भी पार्टी, किसी भी संघ में बहुत अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में जो भी युवा बचे थे, जो अन्य राज्यों में हो सकता था कि आने वाले समय में वो कमान संभालते, अब कोई नहीं रह गया है। सचिन पायलट और जो सिंधिया महाराज जी हैं, वो बहुत बड़ा उनका वर्चस्व था, आज से नहीं दशकों से है। पर दोस्तों जिस तरह से कांग्रेस गुटबाजी की, कांग्रेस के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, उससे स्थिति बहुत ही धराशायी हो सकती है। आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत सी तकलीफ़ें मतलब फेस करने के लिए हो सकती हैं। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक समय देश की नब्ज़ को बेहतर ढंग से समझती थी, लेकिन आज वह ज़मीनी से कट रही है। पता है
कोई भी पार्टी हो, संघ हो, यदि आप किसी चीज़ का विश्लेषण करना चाहते हैं, आत्मचिंतन, तो सबसे पहले ज़मीन से जुड़ी चीज़ों का करिए। जब ज़मीन से आप जुड़ी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे एक पेड़ होता है, यदि आप उसकी जड़ की तहकीकात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने लीटर पानी की आवश्यकता है और पोषण के रूप में कौन सी मिट्टी इसको चाहिए, कौन सी खाद्य सामग्री की आवश्यकता है। यदि इन सारी चीज़ों को यदि आपने पकड़ लिया तो हो सकता है भविष्य में उस पेड़ पे किसी प्रकार की समस्या ना आए, क्योंकि आपने उसकी नब्ज़ को पकड़ लिया। तो यही चीज़ है जो कांग्रेस को पकड़ना चाहिए कि क्यों जो उसके युवा कार्यकर्ता हैं, जो युवा पार्टी के एक अच्छे पदों पर विराजमान, आज क्यों कांग्रेस जैसी पार्टी से लोग हाथ छुड़ाकर भाग रहे हैं, उस पर उसे विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। अन्यथा दोस्तों, भविष्य में उसे तमाम तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस का लगातार कमज़ोर होते जाना न केवल उसके बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए अशुभ है। गांधी परिवार और ख़ास तौर से राहुल जैसी राजनीति कर रहे हैं, वह कोई उम्मीद नहीं जगाती। वह महज प्रधानमंत्री मोदी से बदला लेने और उन्हें बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। यार, ये सही बात है। जिस प्रकार से राफेल के मामले पे किया गया कि बहुत बड़ा स्कैम है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो चोर है, वो किस प्रकार से घोटाले किया है राफेल जैसे सौदे पे। उसके बाद फ्रांस को भी चोर कहा गया, जिससे वैश्विक स्तर पर एक जो सैनरो बनाया गया, वैश्विक स्तर पर जो एक मैसेज गया, और उसके बाद हमारे देश की जनता इन्हें सपोर्ट करने लगी और कांग्रेस के पूरी तरह अगेंस्ट खड़ी हो गई। जिस वजह से दोस्तों, जब दूसरा लोकसभा का चुनाव हो रहा था, जैसे ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर जी हैं, जब इनके दूसरे कार्यकाल का जब चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने किस प्रकार से अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल और उनके जो समर्थक थे, लोगों ने लिखा चौकीदार चौकीदार, क्योंकि उन्होंने कहा था ना, राहुल गांधी जी ने और राहुल जी के समर्थक प्रशंसक की चौकीदार चोर है। यह राजनीति कांग्रेस को पतन की तरफ ले जा रही है। इसे खुद कांग्रेस जन भी स्वीकार कर रहे हैं। राहुल ने पहले जिस तरह राफेल सौदे को तूल दिया और चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर उसे यही लगता है कि उनकी समझ से विपक्षी नेताओं के तौर पर उल्टे सीधे आरोप उछालना ही राजनीति है। उनके ट्वीट और बयान कोई राजनीतिक बहस छेड़ने के बजाय कांग्रेस की फजीहत ही अधिक कराते हैं। आपको बता दें दोस्तों, यदि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को सुने, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी योजनाएं हैं आप उस पर अध्ययन करिए कि ये जो योजना है, जो परियोजना है, इसका जो उद्देश्य था उस व्यक्ति, उस संस्था या उस क्षेत्र तक पहुंच रहा है या कि नहीं पहुंच रहा है। ऐसे बेफर्जी चीज़ों के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो कहीं न कहीं जो लोग हमारे देश, जो लोग आर्मी को तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, प्रिविलेज देते हैं, यदि जब उनको पता चलेगा कि आप देश की आर्मी के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, उनको चोर बना रहे हैं, उनको हाशिए पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहा है, तो लोगों का आपके प्रति जो ध्यान होगा, जो आकर्षण होगा, वो घटता चला जाएगा। फिर आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। किसी भी दल के नेताओं के बीच जब आपस से मनमुटाव बढ़ता है, तब केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका बढ़ जाती है। यदि इस भूमिका का निर्वाह सही तरह ना हो तो पार्टी में गुटबाजी और बिखराव को ही बल मिलता है। आज कांग्रेस में यही हो रहा है। वैसे तो गुटबाजी और मनमुटाव से कोई दल अछूता नहीं, लेकिन जिन दलों का केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर है, वहाँ हालात ज़्यादा खराब हैं। कांग्रेस में बिखराव रोकने का काम गांधी परिवार कर तो सकता है, लेकिन तभी जब वह जनाधार वाले नेताओं को महत्व दे, न कि चटुकारों और दरबारी संस्कृति वाले नेताओं को। इस तरह की संस्कृति से बचे रहने का कारगर उपाय यही है कि हर स्तर पर नेतृत्व का चयन उसी तरह हो जैसा अमेरिका में प्राइमरी की प्रक्रिया के तहत होता है। जिला, राज्य अथवा केंद्र स्तर पर नेता कौन हो, इसका निर्धारण आम लोगों और कार्यकर्ताओं की ओर से होना चाहिए। अपने यहाँ ठीक उलट स्थिति है और इसी कारण चटुकारिता संस्कृति फल फूल रही है और राजनीतिक दल गुटबाजी, बिखराव और टूट फूट से ग्रस्त होते रहते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये मुख्य पृष्ठ जो शुरुआत है उसका हम बता दें आपको। यहाँ पे देखिए लिखा है राम मंदिर का भूमि पूजन 3 या 5 अगस्त को। तो आप देख सकते हैं दशकों, तकरीबन 5, 6, 7, 8 दशकों से जिस तरह से राम मंदिर को लेकर एक राजनीति की जा रही थी हमारे देश में, जिस तरह से एक संप्रदाय के आधार पर लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर रहे थे, सैकड़ों लोग इसी कह सकते कंट्रोवर्सी में मारे भी गए हैं। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद, जिसमें तमाम तरह के लोग आपसी गुट के माध्यम से पूरे देश में युद्ध की स्थिति बन गई थी। पर आज दोस्तों किस प्रकार से उसके बारे में बताया गया है कि 161 फीट ऊंचा मूर्ति होगी श्री राम की, और हो सकता है 5 या 4 जो भी एक निर्धारित किया गया हो,
मंदिर का भूमि पूजन हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है चीनी कंपनियों को कुंडली खंगालने में जुटी सरकार। अब यहाँ देखिए ये बताया जा रहा है कुछ जो हमारे देश में जो कुछ कंपनियां हैं, निजी हैं चाहे सरकारी हैं। सरकारी कंपनियों को तो पता चल जाएगा कहाँ पे कितना निवेश हुआ है, पर दोस्तों जो प्राइवेट संस्था की जो कंपनियां हैं वो इस चीज़ को हाइड कर रही हैं, छुपा रही हैं कि सरकार को ज़्यादा ब्यौरा ना दें। और उसके बाद दोस्तों जब ये चीनी कंपनियां किस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की हैं उसका खुलासा होने के बाद उसे उससे अलग किया जाएगा। इसीलिए सरकार इस समय सख्ती के साथ ऐसे विषयों की जांच कर रही है। गृह मंत्रालय ने फ़ोन टैपिंग पर गहलोत सरकार से मांगी माफ़ी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से फ़ोन टैपिंग किया जा रहा है उस पे दोस्तों गहलोत सरकार से माफ़ी मांगी है। तो इसमें जांच पड़ताल चल रहा है कि क्या है, कहाँ से क्या मामला है। सरकार ने ट्विटर से पूछा कितने यूज़र हुए प्रभावित। आपको बता दें इस समय ट्विटर पर एक बड़ा ग्रुप चल रहा है हैकर का, जिससे कि आपकी जो आईडी है उसको हैक करके जो उनका उद्देश्य होगा या फिर जो आपके गोपनीय दस्तावेज होंगे उसको वो अपने अंडर में कर लेंगे। इससे पूरी दुनिया में जो है कार मचा हुआ। तो उसी के माध्यम से पूछा गया कि भारत में कितने लोग प्रभावित हुए हैं। आप देख सकते हैं एक दिन में कोरोना के 37,000 से ज़्यादा हुए मामले। जहां 50, 60, 70 आते थे मामले, आज दोस्तों 37,000 मामले आ गए हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं फिर साइकिल की ओर घूम रहा चाहत का पहिया। बता दें दोस्तों जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के द्वारा तमाम तरह के आश्वासन देने के बाद भी इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है। इस वजह से दोस्तों लोग पहली प्राथमिकता साइकिल को दे रहे हैं। आज फिर बाज़ारों में साइकिल किस तरह से बेधड़क बिक रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।